चलिए, आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, एक बार उसको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करिए। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम ऑलमोस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसके कुछ बेसिक टर्म्स जो है एग्जाम से अक्सर पूछते हैं कि मोनोलॉग, कैटलॉग, जैसे पढ़ेंगे उसको चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, अब इसको समझते हैं। पहले देखिए, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी जीव की प्रॉपर्टी को अगर एक जीव धरती पे है तो उसको पढ़ना बहुत आसान है। जैसे अकेला होता शेर ही हो तो आपको पता चलेगा यार शेर कैसा दिखता है, शेर के प्रॉपर्टीज क्या है, आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब शेर जैसे हजार जीव आपको दिख जाएंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा यार शेर को पढ़ना बहुत मुश्किल है, फिर शेर की फैमिली को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो उसका एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक, और ग्रुप बना के उनको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा, जब आप ग्रुप बनाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ क्लास में डिवाइड किया था क्लासेस, क्यों नहीं 9, 6, 7, 8 सबको एक साथ बैठाते हैं, क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक 9 बना दिया, क्योंकि इन सारे बच्चों को एक चीज पढ़ानी है। बस मेरी 30-40 बच्चे बैठा दिए क्लास में, कहा यार इन बच्चों को हमको पढ़ाना है, और ये काम हमारे लिए आसान है। लेकिन वही अगर 6, 7, 8, 9 को मिला दिया, जब बोले इनको पढ़ाओ, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और करेगा, इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही जब जीव मल्टीपल हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए कॉमन ग्रुप बनाया जाता है, उसको क्लासीफाई करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे फायदा क्या होगा इसका, हम जीव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको याद रख पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को याद रख पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन, और उसको हम याद रख सकते हैं। खास बात करें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता कितने टाइप का है, तो सबसे पहला जो निकल के सामने आता है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि बातचीत में यार प्रैक्टिकल बात करो, बोले मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा, पहाड़ चढ़ेंगे, घर में पंखा ऑन करने के लिए 4 लोग को बुलाना पड़ता है और ये पहाड़ चढ़ के जाएंगे, बोलते प्रैक्टिकल बात करो। प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में घटने वाली घटनाओं की बात करो। ठीक, तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में आता है सबसे पहला कौन सा? ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। जिन पौधों से हमको क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। इनको एक ग्रुप बना दिया, जैसे आपको पता है सोयाबीन, कोकोनट, ठीक है, मस्टर्ड। वैसे ही मेडिसिन वाले पौधे, जिनसे हमको क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है। मेडिसिन यील्डिंग प्लांट, सिंकोना का नाम आपने सुना होगा, आपने से टर्मरिक का नाम सुना होगा, आपने जिंजर का नाम सुना होगा। तो ये जो क्लासिफाई हम कर रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल यूज के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं क्या? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है, आप जो कंसीडर करना चाहो। इसके अलावा दूसरा आता है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इट्स लाइक जल्दी किसी क्लासिफिकेशन, आपको किसी को क्लासिफाई करने के लिए कहा जाए और आपने बहुत जल्दी क्लासिफाई कर दिया। जैसे घर में आप पड़े हुए हो और आपसे करके चाय बना दो, बोले चाय बनाना पड़ेगा इनके लिए, बोले दूध, चीनी, चायपत्ती जो मिला उबाल के गंदी से चाय बना के दे दी। किसी को कहा गया कि जल्दी में एक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तरीका बताओ, लीनियस को उठाएगा, भैया जल्दी बताओ। बोले अरे यार कुछ नहीं, 1-2 कैरेक्टर ले लो, फ्यू कैरेक्टर्स ले लो, मॉर्फोलॉजिकल। कौन से वाले? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाहर से देखे जाने वाले कैरेक्टर्स, उनको कंसीडर कर लो और उसी को क्लासिफाई करवा दिया। कैसे? जैसे स्टेमन के बेसिस पे 24 क्लासेस बनाई हैं। कितनी? 24। एक पाया तो मोनोडल्फस, 2 पाएगा तो डायडल्फस, 3 पाएगा तो ट्राइडल्फस, ऐसा करके कितनी क्लासेस बनाई? 24 क्लासेस। क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, इट इज आर्टिफिशियल। किस बेसिस पे बनाया गया? 1 से 2 कैरेक्टर के बेसिस पे बनाया गया। और जो तीसरी चीज निकल के आती है सामने, वो होती है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये थोड़ा सा बेहतर है। कैसे? इसमें जीव को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इस जीव की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। और सर ये भी तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा था, लिनियस भी तो कर रहा था, ये कर रहा था, अंतर क्या था? कुछ की बात कर रहा था। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? सब की बात कर रहे हैं। जो भी कैरेक्टर्स आप अज्यूम करोगे उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना पड़ेगा। और 1-2 कैरेक्टर नहीं, ऑलमोस्ट सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपको लेने पड़ेंगे। स्टेम, लीव्स, लीव का शेप, साइज, इन्फ्लोरेसेंस, सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। वो किस में आता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन में आता है। बात समझ में? अगर बात करें एक चौथा का, वो है फेनेटिक क्लासिफिकेशन।
फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, अब ये क्या है, ये जो बेस थी ये थी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, सिमिलैरिटीज के और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर, डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। जिन लोगों में समानता है उनको एक ग्रुप में डालो, जिन लोगों में समानता नहीं उनको दूसरे ग्रुप में डालो, अलग अलग क्लासिफाई करो। और ये काम करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, आप कंप्यूटर का भी यूज करेंगे, जिससे उसको क्लासिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मेजर जो क्लासिफिकेशन की जो चार मेन वो थे एस्पेक्ट थे, जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे। पहला हो गया आपका प्रैक्टिकल, दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल, तीसरा हो गया आपका नेचुरल, और चौथा हो गया क्या, फेनेटिक क्लासिफिकेशन, जहां पर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज का यूज किया जाता है। डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके हम जीवों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। पास में याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक बना लो, पैन पी, PAN, पैन कार्ड जानते हो, पापा का पैन कार्ड, पैन पी मतलब पापा, पैन पापा, ऐसे याद, पी से प्रैक्टिकल, ए से आर्टिफिशियल, एन से नेचुरल, अब पी से क्या हो जाएगा, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। बस नहीं, अब वही डेफिनेशंस है आपके सामने, बाकी तो स्लाइड्स है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था, चीज़ों को याद रख लेना और स्टडी उनकी बहुत आसानी से हो जाए, इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। टाइप्स बता दिया, सबसे पहला कौन सा टाइप था, सबसे पहला प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ऑयल इंडिंग, मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे मसाले मिलते हैं, स्पाइसेस वाले मिल जाते हैं, सारे आ गए। दूसरा है आर्टिफिशियल, जहाँ किसकी बात की गई, वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात की गई। ठीक है, कितनी क्लासेस में बांटा, 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया। नेक्स्ट नेचुरल था, नेचुरल में क्या है, कंप्लीट या थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी की जो बात करता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल। एंड लास्ट होगा आपका फेनेटिक। फेनेटिक का एक और नाम है, फेनेटिक का नाम है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, बिकॉज नंबर्स आ जाते हैं, फिर कितने सिमिलैरिटीज हुई, कितने क्या होंगी, डिससिमिलैरिटीज हुई। क्योंकि खास बात ये थी, जो भी कैरेक्टर्स थे ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, इन कैरेक्टर्स की बात की गई। बस में अब है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, कि किसी भी जीव को अगर हमको क्लासिफाई करना है तो कुछ कैटेगरीज, कुछ ग्रुप्स हमको बनाने पड़ेंगे ताकि जीवों की हम स्टडी बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज नोन एज, आपने नाम सुना होगा, किंगडम। ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम, क्या एक प्लांट की बात की जा रही, नहीं, जितने प्लांट धरती पे है वो सब किस में आते हैं, किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम, धरती पे मौजूद जितने भी एनिमल्स की बात आप करेंगे वो सब कौन से किंगडम है, एनिमल किंगडम। ठीक, किंगडम कीजिए, किंगडम डिवीजन, फिर कौन आता है, क्लास, उसके बाद कौन आता है, ऑर्डर, फिर कौन आता है, परिवार मतलब फैमिली, फिर कौन आता है, जीनस, और लास्ट में कौन आता है, स्पीशीज। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्लासिफिकेशन का एक बेहतर, सबसे आसान तरीका होता है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर बहुत स्पेसिफिक होते जाते हैं। ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर्स बिकम मोर जनरल। नीचे से ऊपर जाने पर कैरेक्टर बिकम मोर जनरल, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कैरेक्टर्स बिकम मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक। इस बात का मतलब समझो कि जब मैं कहूँ प्लांट किंगडम, क्या मैं किसी खास प्लांट की बात कर रहा हूँ, नहीं। जैसे आपसे कोई फला जो एक्सवाइजेड एक प्लांट है, बोले कहा किस किंगडम का है, बोले प्लांट किंगडम का है। मैंने एक जीव की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो फिर से कि मान लो कि किंगडम की बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक प्लांट किंगडम। ठीक, बोले प्लांट किंगडम तो बहुत बड़ा है, किसकी बात कर रहे हो, बोले वो जो मिस्टर XYZ डिवीजन में आता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। बोले उस डिवीजन में बहुत सारे पौधे हैं, बोले वो जो उस क्लास में आता है ना मिस्टर XYZ क्लास में, तो उसकी बात कर रहा हूँ। और जब नीचे जाते जाओगे आप लास्ट में पाओगे, जब स्पीशीज तक आप पहुंचे तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि आप किसकी बात कर रहे थे। जैसे आपने नाम सुना होगा, जीनस कौन सा होता है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, और स्पीशीज होती है क्या, इंडिका, स्पीशीज होती है इंडिका। कैसे, एक इसमें ना एक स्लॉट दिया है आपको, जैसे नीट में साल क्वेश्चन आया था, ये देखो। अगर मैं बात करूं मैंगो की, ठीक, मैंगो क्या एक फल पाया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। बोले कहाँ पाया जाता है, प्लांट है कि एनिमल है, बोले प्लांट है। बोले प्लांट तो बहुत सारे, जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, तो हम कहेंगे एंजियोस्पर्म है। ठीक, अच्छा एंजियोस्पर्म बहुत सारे, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ये कौन सा है, बोले डाइकॉट है, और स्पेसिफिक हो गए।
डाइकॉट है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? बोले स्पेनिडेल से बिलोंग करता है, और स्पेसिफिक हो गए। उसमें भी कौन? बोले एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी इससे बिलोंग करता है, और स्पेसिफिक हो गए, मतलब स्पेशल नाम आ गया कुछ। और लास्ट में पहुंचे, बोले जीनस कौन सा? बोले मैंगीफेरा। तो मैंगीफेरा तो बहुत सारे, आम तो बहुत सारे, बोले स्पीशीज कौन सी? बोले इंडिका। तो क्लियर हो गए कि हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आम की, स्पेशल किसी आम की बात कर रहे थे। मैंगीफेरा इंडिका मतलब खास स्पीशीज होगी। इसका मतलब हुआ क्या? जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, किंगडम से स्पीशी की तरफ बढ़ते हैं, तो कैरेक्टर क्या होते जाते हैं? स्पेसिफिक होते जाते हैं, स्पेशल होते जाते हैं। मैं आपसे कहूँ एक और एग्जांपल बेहतर समझ लो, कि जैसे मैं कहूँ कि कहाँ रहते हो, कैसी फॉरेन में आप घूम रहे हो, आपको कोई मिल गया कोई व्यक्ति, ठीक, और आप रैंडम से कुछ एड्रेस पूछे, मिस्टर XYZ ये एड्रेस कहाँ है? बोले यार इंडियन लग रहा है, कहाँ से? बोले अरे मैं इंडिया से। बोले ओहो इंडिया से, इंडिया में कहाँ से? 28 राज्य हैं। बोले सर यूपी। बोले भाई यार मजाक ना करो, यूपी, यूपी में कहाँ से? बोले गोरखपुर। बोले भैया हम भी गोरखपुर। इंडिया से शुरुआत हुई थी, कहाँ पहुंच गए? गोरखपुर। बोले गोरखपुर बहुत बड़ा इलाका है, कहाँ से? बोले अरे गोरखनाथ मंदिर है ना, गोरखनाथ मंदिर, उस इलाके से बिलोंग करते हैं, उस खास इलाके से बिलोंग करते हैं। बोले यार गोरखनाथ क्षेत्र में तो हम भी रहते हैं, तुम उसमें कहाँ रहते हो? बोले लगता है तुम ज्यादा ही कुछ क्लोज मिल गए। बोले मान लेते कोई कॉलोनी बसंत विहार मान लेते हैं, मिस्टर बसंत विहार कॉलोनी में रहते हैं, सॉरी मिस्टर नहीं ऐसे ही बसंत विहार। बोले यार हम भी वहीं रहते हैं। इतने लोग मिले, बोले इतना सिमिलरिटी कभी नहीं पाई गई थी, लेकिन जैसे यहाँ मिला हमने इंडिया से शुरुआत करी और कहाँ आ गए? बसंत विहार पे। बोले बसंत विहार में तो मेरा भी घर है। तुम्हारा मकान नंबर? बोले मेरा 220 है। बोले तुम्हारा? बोले मेरा 221 है। इसका मतलब एक चीज और हो सकती है, किंगडम सेम हो सकता है, डिवीजन सेम हो सकता है, क्लास ऑर्डर से सेम हो सकता है, ऑर्डर सेम हो सकता है, फैमिली सेम हो सकती है, जीनस सेम हो सकता है, स्पीशीज कभी सेम नहीं हो सकती। सब कुछ सेम है, लास्ट में के मकान नंबर डिफरेंस हो गया। बात क्यों हुई? अगर मैं कहता इंडिया, कैरेक्टर क्या था? ज्यादा जनरल था, हम सब इंडियंस हैं। हम ये इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं कि जो गोरखपुर में रहता है उसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्पेशली इंडिया के लोगों की बात कर रहे थे। तो जब किंगडम से नीचे की तरफ आओगे तुम देखो कैरेक्टर स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, स्पेसिफिक हो रहे हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओगे, तुम कहाँ रहते हो? बोला बसंत विहार। गोरखनाथ कौन सा इलाका? गोरखनाथ। और कहाँ? गोरखपुर। और कहाँ? यूपी। और कहाँ? इंडिया। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, कैरेक्टर कैसे होते जाते हैं? कैरेक्टर बिकम मोर जनरल, सबके लिए होते जाते हैं, बस नहीं। और जब ऊपर से नीचे आते हैं सबके लिए नहीं होते, स्पेसिफिक होते हैं। यही एनसीईआरटी में लाइन लिखी, आगे स्लाइड में है, आप देखिएगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ो, स्पीशीज से शुरुआत करते हैं। कॉमन चीज कह सकते हो, जो जिनका जीनस क्या होता है? कॉमन होता है। किससे बिलोंग करते हैं? वो स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, या सिंपली कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसकी बात करते हैं। आओ नेक्स्ट, जीनस। जैसे सोलेनम की बात करें, सोलेनम दिया हुआ है। अब सोलेनम जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आती है। आलू सुना है? आलू बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली। अब इसमें देखो सोलेनम में कितनी स्पीशीज बन सकती है? सोलेनम ट्यूबरसम आलू, सोलेनम नाइग्रम क्या कहते हैं? ब्लैक नाइटशेड फ्लावर होता है, सोलेनम मेलोजीना जिसको बैगन कहते हैं। अब है सब बैगन की ही स्पीशीज, लेकिन यहाँ जीनस क्या है? सोलेनम। क्या एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज आती कि नहीं आती? आती है। और ये भी तो कह सकते हैं बहुत सारी स्पीशीज मिलके क्या बनाती है? एक जीनस। आलू की स्पीशीज, बैगन की स्पीशीज एक मिलके एक जीनस बनाती है, उस जीनस का नाम क्या है? सोलेनम। इसका मतलब स्पीशीज जो जीनस होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज ही होता है। एग्जांपल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फैमिली। The group of genus is known as family. Group of species is known as genus. तो group of genus is known as family. एग्जाम्पल देखो, सोलेनम फैमिली, इसमें 3 आ गए। पेटूनिया फैमिली, इसमें ऑर्नामेंटल फ्लावर्स आ गए, और धतूरा आ गया इस फैमिली से। और समझिए ये सारे जो है 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये सब किस फैमिली में आता है? ये आता है सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। सब जीनस डिफरेंट जीनस है। ये सोलेनम जीनस है, पेटूनिया जीनस है, ये धतूरा है, धतूरा आप जानते हैं, ठीक है। ये सब जीनस डिफरेंट है, लेकिन इनकी फैमिली क्या है? सेम है। फैमिली क्या है? सोलेनेसी फैमिली, ठीक। आओ उसके बाद ऑर्डर, मतलब ग्रुप ऑफ फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर। फैमिली, जीनस, क्लास, स्पीशीज क्या लिखा था? फैमिली पढ़ ले, ऑर्डर, हाँ ठीक है। ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर। ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर। मुझे लगा शायद सीक्वेंस गलत हुई। ऑर्डर हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, देखा ना? ऑर्डर हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली से मिलके क्या बनता है? ऑर्डर। वही सेम चीज। पॉलीमोलियस मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर,
रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, खैर इतना हमको ध्यान नहीं पड़ना, हमको ध्यान देना। वैसे यहाँ जैसे फैमिलीज हैं, सोलेसी फैमिली है, कन्वोलेसी फैमिली है, ये सारे हैं। अब ये सब मिलके एक क्या बनाते हैं, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बनाते हैं। आपने फैमिली का नाम सुना होगा, सोलेसी फैमिली, आपने इस फैमिली का भी नाम सुना है, नहीं सुना, देख लो। अब ये सारी फैमिली मिलके क्या बना रही है, एक ऑर्डर बना रही है। कहने का मतलब दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। आपके एनसीईआरटी में नाम मिल जाएंगे। जैसे सोलेनम, सोलेसी फैमिली कौन आएगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेडम मेलाजिना, धतूरा, नाइग्राम, बैगन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएंगे इसमें। तो ये सारे जो फैमिलीज मिलके क्या बना रही है, एक ऑर्डर बना रही है जो आपके सामने है। उसके बाद है क्लास और क्या है, डिवीजन, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स इज नोन एज क्लास एंड ग्रुप ऑफ क्लासेस आर नोन एज डिविजन्स, मतलब ग्रुप के होके ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक, यही पॉइंट लिखा जो मैं बहुत देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वही था। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब हम जाएंगे, क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, घटेंगे। ऊपर से नीचे आए, खुश होते आ रहे थे, कहाँ से, इंडिया से, कहाँ से, यूपी से, यूपी में कहाँ, गोरखपुर से, खुश होते आ रहे हैं। क्यों, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर आएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, घटेंगे। लिखा डिक्रीजेस। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। कह रहा है जितना लोअर होगा, जितना स्पीशीज के लेवल पे होंगे, उतनी सिमिलरिटी आप शो करेंगे। सही बात है, ऊपर नीचे तरफ आए थे तो हमारी सिमिलरिटी बढ़ती जा रही थी, मतलब हम भी यहाँ से, हम भी यहाँ से, हम भी यहाँ से, लास्ट में मकान नंबर डिफरेंट हुआ है, बाकी सब कुछ क्या था, सेम। कहने का मतलब क्या, जितना आप लोअर लेवल पे रहोगे उतना क्या होगा, उतना कॉमन टैक्सॉन, उतना कॉमन प्रॉपर्टीज आप क्या करेंगे, शेयर करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद दे दिया है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, मैं कहूँ कि मैं इंडिया से हूँ, मतलब मैं भी इंडिया से हूँ, क्या क्या जान गया इसके बारे में एक्स्ट्रा, मेरे बारे में कुछ नहीं, ये जनरल कैरेक्टर है, मेरा स्पेसिफिक आप नहीं जान पाए। वही बात कह रहा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स एट द सेम लेवल। किसी दूसरे जीव से कंपेयर करने में उतनी हमको आसानी नहीं होगी। कोई मिला हमसे, कहाँ के हो, इंडिया के, बात अगर भाई खत्म हो गई, हम बहुत स्पेसिफिक नहीं हो पाए, हमको बहुत ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं मिली। अगर हम स्पीशीज के लेवल पे जाते, अगर हम मकान नंबर के लेवल पे जाते, हो सकता है हम काफी सिमिलरिटी शेयर कर लेते। बात समझ नहीं आई। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट वाले एग्जाम में ये पूछा गया था, मैंगो वाला, मैंने स्लाइड में लगाया है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम मैंगोफेरा, जीनस है मैंगीफेरा, इसका फैमिली है एनारकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिनिडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडे मतलब डाइकॉट है, और फैमिली क्या है या डिवीजन इसका क्या है, एंजियोस्पर्मी। ये सीक्वेंस आपसे पूछा था। हो सकता है इस बार आपसे हाउस फ्लाई पूछ ले, या हो सकता है आपसे मैन के बारे में पूछ ले, ठीक, या हो सकता है आपसे वीट के बारे में पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे पूछे आप एक बार इस चार्ट को ध्यान से देख जाएगा, पढ़ जाएगा। आप क्लासीफाई ही करना होता है, आइडेंटिफाई ही करना होता है, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अच्छा ऑर्डर आपसे पूछा है, अभी मैंने पूरा सीक्वेंस पढ़ाया, ये नीट वाले एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बताओ जो स्पीशीज होती हैं, जो किंगडम होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया है, सबसे ऊपर कौन होता है, किंगडम, फिर कौन होता है, डिवीजन, फिर कौन होता है, क्लास, फिर कौन होता है, ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, फिर होता है जीनस, लास्ट में कौन होता है, स्पीशीज। KDC OFGS, KDC OFGS देख लो। के कहाँ है, किंगडम, डिवीजन कहाँ है, फाइलम डिवीजन दूसरा, किंगडम डिवीजन क्लास थर्ड, ऑर्डर फोर्थ, फैमिली फिफ्थ, जीनस सिक्स्थ, स्पीशीज सेवंथ। अब वन कहाँ है, एफ, किसी में एफ है ही नहीं। क्या पूछा, ऑर्डर देखना, असेंडिंग, अच्छा बढ़ते हुए क्रम में आपसे पूछ रहा है। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले बेसिक आएगा, सबसे पहले स्पीशीज आएगा। स्पीशीज कहाँ है, सेवंथ नंबर, सबसे पहले जी आएगा। ठीक है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है। स्पीशीज के बाद कौन आएगा, जीनस आएगा। जीवन कौन सा नंबर पे, ए नंबर पे है। जी के बाद ए आना चाहिए, जी के बाद कौन सा आ रहा है, ए वाला आ रहा है। उसके बाद आप ऑर्डर देख लीजिए पूरा, करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन। समझा, बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछा, आप एक चीज याद कर लिए, आप बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बात सुन रही। अब वही मैं बात कर रहा था किसकी, मैंगीफेरा के। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब तुम पढ़ के गए और तुमने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ तुम्हारे साथ खेल हो गया। कि सोचो एनसीईआरटी की इस स्लाइड से क्वेश्चन आया है, फैमिली एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकॉट, ऑर्डर सेपिनिडेल्स, फैमिली एनार्कियाडेसी, जीनस क्या हो गया मैंगीफेरा, और स्पीशीज क्या होगी, बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया मैंगीफेरा इंडिका। और नीट ने यहीं से सवाल बना दिया आपको मैच कराने के लिए। फाइलम अभी आपको बताया, फाइलम कौन सा था, फाइलम आपका एंजियोस्पर्मी, डी का हो गया 4। देखो कौन सा है, डी का, अपने काम के वाले खोजा करो, डी का 4 ये है, ये है, ये है, कौन सा बाहर हो गया, फोर्थ ऑप्शन गया। और कौन सा है, फाइलम, क्लास,
फाइलम, क्लास। डाइकॉट, डाइकॉट सी का कौन सा हो गया? सेकंड। सी का सेकंड कौन सा है? इन दोनों में है, थर्ड चला गया। अब बताओ, फाइलम हो गया, ऑर्डर, ऑर्डर सेपरेडल्स। ई का हो गया फर्स्ट, ई का हो गया फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान अगर करोगे, ध्यान से करोगे तो चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हो, पेपर मुश्किल नहीं आता है। ऑप्शंस देखो छटते गए हैं, ठीक है, ऑप्शन पे ही खेल सकते हो, एक नाम भी याद हो तो ऑप्शन, एक आध ऑप्शन तो छाट ही सकते हो आप, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले एक पार्ट हम कवर कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है ये, दिस इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या है? मतलब ऐसे एड्स जो हमको क्लासिफिकेशन के दौरान चीजों को क्लासिफाई करने में, नेम करने में, ठीक है, हमको मदद करे, हमारी हेल्प करे, ठीक है, इनको कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स मतलब हेल्प करने वाली जो भी चीजें होती है। इससे सबसे पहला जो हमको पढ़ना है, हमारे एनसीईआरटी में दिया है, वो है हर्बेरियम। वो क्या है? हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम इसको कहते हैं ड्राई गार्डन, हर्बेरियम या ड्राई गार्डन। आपने बनाया होगा शायद हर्बेरियम, और नहीं बनाया होगा तो आप ग्रेजुएशन में बनाया जाता है, ग्रेजुएशन के लिए बीएससी के लिए आप जाएंगे करने के लिए, तो वहाँ आपको दिया जाता है बनाने के लिए हर्बेरियम, ठीक है, या स्कूल प्रैक्टिकल में आपने बनाया होगा। इस तरह की एक फाइल होती है, ठीक है, 11.5 से 16.5 इंच इसकी लेंथ और विड्थ होती है, 11.5 इंच की चौड़ाई, 16.5 इंच की लंबाई होती है। इस तरह से हम एक प्लांट लेते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं। एनसीईआरटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनना। वर्ड दिया है ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व। पहले सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। बट ड्राई और प्रेस वाला काम हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, कॉपी में रख के दबा देते हैं, तो ड्राई भी हो गया और क्या हो गया? प्रेस भी हो गया, और प्रिजर्व हमने कर लिया इस पेपर पे, प्रॉपर्ली इसको लगा दिया। क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे? किसने इकट्ठा किया था, कब इकट्ठा किया था, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज हर्बेरियम। इसी को हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम। साइज याद रखिएगा, 11.5 टू 16.5 इंचेस। पागलों का कोई भरोसा नहीं है, ये पूछ भी सकते हैं, ठीक, आपको दिया है समझ में, ठीक है। क्या लिखा है? मैं एनसीईआरटी के लाइन यूज की है ताकि, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा ना तो एनसीईआरटी की लाइनों से ही बनेगा, ठीक है, कुछ तो यूज करेगा ही करेगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी उसको पढ़ने में। क्या लिखा है? क्लियर वर्ड, ड्राइड सुखाना, प्रेस करना और क्या करना? प्रिजर्व करना ऑन शीट पे। शीट का साइज क्या होता है? 11.5 से लेकर 16.5, ठीक। अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दुनिया भर में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया गया है उस बेसिस पे इसको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है, एंड दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक। आओ नेक्स्ट क्या कह रहा है? दीस स्पेसिफिकेशन अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। एक हर्बेरियम शीट हमारे लिए फ्यूचर यूज के लिए, कि कोई जीव कैसा दिखता है, किसी को समझाना हो सरसों का पौधा कैसा दिखता है, उसका एक स्लाइड दिखा देंगे, ऐसा होता है, फ्लावर ऐसे खिलते हैं, उसका एक छोटा सैंपल सा समझ लो हमारे सामने रहता है, उसको समझा सकते हैं, देखो ऐसा दिखता है, बायोलॉजिकल नेम ये है, कॉमन नेम ये है, ठीक है। नेक्स्ट, हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लेवल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड क्या लिखा? प्लेस ऑफ कलेक्शन। तारीख क्या थी, कहां से इकट्ठा किया, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम। इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम। लास्ट कह रहा है फैमिली और जिस महानुभाव ने इसको इकट्ठा किया है, कलेक्टर का नाम, सब कुछ रहेगा। खास बात क्या होती है? एक क्विक रेफरल सिस्टम होता है, बहुत तेजी से रेफरल सिस्टम होता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। मैंने वही कहा ना, आपने कहा कि आपने सरसों का पौधा कभी जीवन में नहीं देखा, अब बोला हर्बेरियम की फाइल दिखाई जाएगी, बोले ये देखो ऐसा दिखता है, बोला अरे गजब, बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब हमारे लिए एक बहुत बढ़िया रेफरेंस सिस्टम बनता है। एनसीईआरटी लास्ट लाइन यही यूज करती है कि हर्बेरियम आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। किसी भी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कौन? हर्बेरियम। बस वही तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज नोन एज हर्बेरियम, ठीक है, इसको ड्राई गार्डन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वह बॉटनिकल गार्डन। कौन से गार्डन? बॉटनिकल गार्डन्स। जैसे आपको अगर सर आपने सूखा हुआ पौधा दिखाया, हमको मजा नहीं आया, ठीक है, हमको जिंदा पौधा देखना है, रियल कंडीशन उसको देखना है, तो फिर तुमको मैं वो शीट नहीं दिखाऊंगा, फिर तुमको कहाँ लेके जाऊंगा? फिर तुमको लेके जाऊंगा, आज ले चलता हूँ तुमको कहाँ? बॉटनिकल गार्डन। जैसे लखनऊ में भी है, हमारे इंग्लैंड में भी है, हमारे मतलब इंग्लैंड में है, ठीक है। कैसे? तो वहां पर पौधे अपने रियल लाइफ कंडीशन में नेचुरल हैबिटेट में रखे होते हैं, हम जाते हैं, उसका नाम लिखा होता है, प्लांट का नाम लिखा होता है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है, उसके नीचे उसकी फाइल में उसकी डिटेल मेंशन होती है और सामने लगा होता है, तो हम देख के पहचान जाते हैं कि सरसों का पौधा रियल लाइफ में कैसा दिखता है ऐसे। तो बॉटनिकल गार्डन है क्या? वर्ड देखिए, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। मरे हुए पौधे नहीं होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? लिविंग प्लांट्स। किसके लिए? रेफरेंस के लिए होते हैं।
इन प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। आपसे पूछ ले कि बॉटनिकल गार्डन में किस पर्पस के लिए रखा जाता है? पहचानने के लिए। आपने पेपर को देख के ये असमर्थता जताई कि आप इसको नेक के समझ पहचान नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको रियल लाइफ फील्ड में लेके गया, जहां पर आपको दिखाया कि देखो जिंदा पौधा कैसा दिखता है, इसका मकसद क्या है, इस पूरे दिखाने का आपको मकसद क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल, साइंटिफिक एंड इट्स फैमिली। बॉटनिकल नाम या उसका साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली भी वहां पर मेंशन होती है, काफी कुछ डिटेल वहां पर मेंशन होती है। एक एग्जांपल आप देखिए, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है, प्लांट रखा हुआ है, रियल लाइफ कंडीशन में रखा हुआ है, और वहां क्या दिए हुए हैं, प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। अगर आप सरसों का पौधा आपने नहीं देखा है तो आप रियल लाइफ में जाएंगे, इसको प्रॉपरली देखेंगे और समझ जाएंगे, अच्छा जितने दिन से मैं इसको देखता था मुझे नहीं पता था कि यही सरसों का पौधा है। या आपने कई बार पार्थीनियम का नाम सुना है, कैरेट ग्रास जिसको कहते हैं, ये इंडिया में आ गई थी और नालियों के आसपास अक्सर आपको दिख जाती है, लेकिन जब बॉटनिकल गार्डन में जाओगे वहां तुमको मिल गया, तुमको अच्छा ऐसा दिखता है हमको, मैं तो मेरे घर के पास नाली के पास पड़ा रहता था, मैं कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब रियल लाइफ में आप इसको देखेंगे तो अभी समझ पाएंगे कैसा दिखता है। ये बॉटनिकल गार्डन की तस्वीर है, ऐसा ही आपको बॉटनिकल गार्डन होता है। बात समझ। नेक्स्ट, एक इंग्लैंड में जो है, जो आपके एनसीईआरटी में नाम दिया क्यू करके जगह है, इंग्लैंड बॉटनिकल रिसर्च गार्डन है, जहाँ पर ये इंग्लैंड की तस्वीर है। या आपसे कोई पूछे कि इंग्लैंड की जो बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन जो मौजूद है वो इंग्लैंड में कहाँ है, क्यू नाम की जगह है, KEW, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक। नेक्स्ट, एक हमारा लखनऊ में भी है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है, ठीक है। यहाँ पे भी बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको रियल लाइफ में मौजूद पौधे इंडिया के या अलग अलग देशों के आपको कलेक्शन वहाँ मिल जाएगा विद देयर नेम्स एंड साइंटिफिक डिटेल्स, ठीक है। और दो चीज क्लियर हो गई। पहली चीज आपको क्या क्लियर हुई? पहली चीज आपको क्लियर हुई हर्बेरियम, दूसरी चीज आपको क्लियर हुई बॉटनिकल गार्डन्स कैसे होते हैं और कहाँ का बॉटनिकल गार्डन आपको याद रखना है। एक इंग्लैंड का याद रखना है और दूसरा कौन सा याद रखना है, लखनऊ वाला याद रखना है। चलिए, ये बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हम बात करें म्यूजियम की। देखो म्यूजियम आपने देखा होगा, आपके स्कूल के लैब में, आप क्लास 12th में होंगे तो आपको स्पॉटिंग के लिए बहुत सारे स्पेसिमेन दिए जाते हैं, सैंपल्स दिए जाते हैं। एक जार होता है जिसके अंदर जो जीव होता है वो रखा हुआ होता है, एक लिक्विड के अंदर होता है, मोस्टली वो फॉर्मेलिन होता है ताकि वो बॉडी डिकम्पोज ना हो, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए वहाँ रखा होता है। अगर नॉर्मल जीव है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिक्विड में रख देते हैं। बड़ा जीव है और तुमको हाथी लैब में अगर देखना है या तुमको हिरन देखना है तो क्या किया जाता है, जीव को मर जाने के बाद उसकी बॉडी को, इंटरनल पार्ट को खाली करके उसमें स्ट्रॉ या भूसा भर देते हैं और उसको आइडेंटिफाई पर्पस के लिए वहाँ पर रखा जाता है। हमारा जो नॉर्मल लैब होता है, जो बायोलॉजिकल लैब होता है, उसी को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं, ठीक है। आओ, क्या लिखा है, जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पढ़ाई लिखाई वाली जगह पे, कहाँ कहीं पार्क में तो रखा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल्स एंड कॉलेज में आपको दिख जाता है, ठीक। नेक्स्ट, क्यों रखे होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिर्फ प्लांट नहीं, बॉटनिकल गार्डन्स आर फॉर प्लांट्स, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे जूस, जूलॉजिकल पार्क्स, वो केवल एनिमल्स के लिए होते हैं, बट ये दोनों के लिए होता है, प्लांट और एनिमल बोथ के लिए होता है, फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार, अभी मैंने आपको बताया कंटेनर जार में इनको रखा जाता है। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, यहाँ मेनली होता है फॉर्मेलिन, 40% एल्डिहाइड होता है, कितना परसेंट, 40% एल्डिहाइड होता है फॉर्मेलिन, 40% एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट, प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी रखते हैं, मैंने बताया ना। इंसेक्ट कैसे कट किए जाते हैं, इंसेक्ट का इंसेक्ट बॉक्स आता है, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, बड़ा शानदार वर्ड है, क्या कलेक्ट करना, जैसे तुमको तितली रखनी है, तुम जाओगे बॉटनिकल गार्डन्स में या किसी जगह पे जाओगे, तितली को पकड़ोगे, लाओगे, उसको मारोगे, कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पिनिंग। पिनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी बटरफ्लाई है ना तो सीधा आप लैब में रखो कैसे, उसको उसके जो विंग्स होते हैं ऐसे होते हैं, रखो कैसे, यहाँ 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 आप जगह जगह पे क्या लगाते हो, आप पिन अप्लाई करते हो और यही पिन जो है उसको स्टेबल रखता है, ठीक, आइडेंटिफिक पर्पस के लिए। लार्ज एनिमल्स को क्या करते हैं, बर्ड मैमल्स को यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, स्टफ को मतलब कहते हैं भर देते हैं, कहते भूसा भर देंगे मार मार के, ये मार मार के भूसा ही भरा गया है, स्टफ्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, म्यूजियम है कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, एनिमल्स का क्या होता है, स्केलेटन भी रखा जाता है। आपने ह्यूमन का अगर देखा होगा, रियल नहीं होता है ह्यूमन का, अक्सर रियल नहीं रखते, मेडिकल वालों को तो बिलीनियर पढ़ने के लिए, आपको कहाँ से मिल जाएगा, आर्टिफिशियल होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रखा जाता है। हाँ, छोटे एनिमल्स का आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया म्यूजियम। और अगर बात करें लास्ट, सेकंड लास्ट, जूलॉजिकल पार्क्स, आपने नाम सुना होगा, जूलॉजिकल पार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, जू। अब चिड़ियाघर में प्लांट नहीं होते, जूलॉजिकल पार्क्स आर ओनली फॉर एनिमल्स,
बॉटनिकल गार्डन्स आर ओनली फॉर प्लांट्स एंड म्यूजियम आर फॉर बोथ। म्यूजियम में दोनों में आपको चीजें मिल जाएंगी, प्लांट मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, एनिमल भी। क्या कहाँ रखा जाता है इनको? एक वेल प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखा जाता है, केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन का ध्यान रखते हैं, खाना पीना देते हैं, विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट। अब शेर को घास खिला के देखा, शेर घास नहीं खा रहा है, तो हमको क्या समझ में आया? शेर घास नहीं खाता है, हमको उसका फूड हैबिटेट पता चला। ठीक है, हर आधे घंटे बाद उठता है, 24 घंटे 22 घंटे सोता है। ठीक है, अचानक से उठता है, खाना खाता है, फिर 20-22 घंटे सोता है। समझ में आता है उसका बिहेवियर, हमको समझ में आता है कि शेर जो है दिन भर 20 घंटे 18 घंटे सोता है। ठीक, नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। जो शेर को रखा गया है जानबूझ के उसके आसपास ऐसी चीज रखी जाती हैं जो उसको नेचुरल हैबिटेट की फीलिंग दे। तो भालू रखा जाएगा तो भालू के आसपास पेड़ रखे जाएंगे, लॉक्स रखे जाएंगे, ताकि उसको ये ना लगे वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, अपने रियल घर में नहीं है। ठीक है, लिखा है एनसीईआरटी ने लिखा, चिल्ड्रन लव विजिटिंग देयर दीज पार्क्स आर कॉमनली कॉल्ड जूस। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? जूस। चिड़ियाघर में जाना इसको बोलते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। ठीक है, आपको बंदर पसंद होंगे मुझे ऐसा लगता है, मंकीज। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ रही, कीज, कैटलॉग, मोनोलॉग, ये सब है, अक्सर लोगों को परेशान करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे की क्या होता है, की का यूज क्या है? की का काम होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि इस एरिया में चले जाओ, ठीक है, इस जीव की मैं तुमको की देता हूँ, इस जीव को तुमको, शेर की तुमको की दे रहा हूँ, शेर को तुमको पहचान के लाना है। ठीक है, अब होता क्या है, आपने की लिया, पढ़ना शुरू किया, रास्ते में आपको कुत्ता मिला, बोले इसके फर होते हैं, बोले इसके भी है, कुत्ते के भी है, बोले इसके झबरीले बाल होते हैं मुंह के पास और लंबे लंबे दांत होते हैं। तो दांत लंबे तो हैं बट इतने लंबे नहीं जितना इसमें लिखा हुआ है। तो की का काम क्या होता है? किसी एरिया में पाए जाने वाले जीवों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। जैसे अगर आप मान लो वर्टिब्रेट क्लासेस को पहचानने के लिए किसी एरिया में गए हो, तो आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे, एक कह रहा है कि इसके पास फर होगा, एक कह रहा है उसके पास फर नहीं होगा। ये दो स्टेटमेंट जो पाए जाते हैं, आपको जो दिख रहे हैं, इनको कहते हैं कपलेट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कपलेट। ये दो स्टेटमेंट जो आपको मिले, हैज फर, हैज नो फर, किसी भी की में जो दो स्टेटमेंट होते हैं उनको कहते हैं कपलेट। और जिस स्टेटमेंट को लेके आप आगे बढ़ते, जैसे मान लो आपने जो जीव आपको मिला उसका फर नहीं था, आपने इस स्टेटमेंट को चूज नहीं किया, आपने कहा हाँ ठीक है फर था, तो क्या होगा? फर था तो फिर दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें? उसके फेदर थे कि नहीं थे? फेदर थे तो कौन होगा? अगर फेदर है तो बर्ड्स होगा, फेदर नहीं होंगी तो फिर दो बातें होंगी। जिस बात को लेकर आप आगे बढ़ जा रहे हो उसी बात को कहते हैं क्या? लीड। क्या कहते हैं? लीड। इस स्टेटमेंट में लीड कौन सा था? नो फर वाला लीड था। इन दोनों स्टेटमेंट लीड कौन सा था? फेदर वाला था। इन दोनों में लीड कौन सा था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया? लीड। यानी खास बात क्या होती है, की में आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे, इनको कपलेट कहते हैं, और जिस स्टेटमेंट को लेकर आप आगे बढ़ते हो उसको क्या कहते हैं? लीड। पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ दो दो, जिसको लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो उसी को क्या कहते हैं? की। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो कहेंगे क्या? दो बातें होंगी, गिल्स अडल्ट में पाए जाएंगे, गिल्स नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा? गिल्स अगर नहीं होंगे तो एम्फीबिया होगा, गिल्स अगर होंगी तो क्या होंगी? फिशेस होंगी। तो बात समझ रही? हर एक स्टेटमेंट आपके लिए क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। और इसी को कहते हैं की का मेन मकसद होता है किसी भी एरिया में पाए जाना जीव को पहचानना। ठीक, दो स्टेटमेंट होंगे, हमेशा पेयर में पाए जाएंगे स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को कहते हैं कपलेट। क्या कहते हैं? कपलेट। और ये जो कपलेट होते हैं, जिस स्टेटमेंट को हम चूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को लेकर हम जो आगे बढ़ते हैं उसी को कहते हैं लीड। आइए स्टैटिक स्टेटमेंट्स को देखते हैं जो लिखा हुआ है। एक ही लाइन, पहली लाइन में मैंने समझा दी। इट इज यूज्ड फॉर कौन सा पर्पस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दोनों की बात होती है। की का इस्तेमाल कहाँ होता है? जीवों को पहचानने में होता है। चल, क्या है? इट इज अ बुकलेट containing a list of characters and their alternatives are helpful in identification purpose of various texta। different texta को पहचानने के लिए आपको हेल्प करता है। अगला, keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet। पेयर पाया तो क्या कहते हैं? कपलेट। जिस स्टेटमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं, अच्छा उसको क्या कहते हैं? लीड। क्या लिखा है? लास्ट स्टेटमेंट। ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन द की इज नोन एज कॉल्ड लीड एंड कीज। The keys are based on contrasting characters generally in a pair called couplet। It represents the choice made between the two opposite options, the result in acceptance of only one and rejection of other। क्या कह रहा है? दो स्टूडेंट आपके पास हैं, एक को आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, और दूसरे को आप क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली बात, दो ऑप्शन होंगे, दो बातें होंगी, तो एक को चूज करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक, नेक्स्ट,
हर स्टेटमेंट को जो एवरी स्टेटमेंट आपको दिया है उसको क्या कहते हैं, लीड। और खास वो कह रहा है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, बिना देखे तुम की का यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये वो नहीं है सरकारी काम का आप साइन करके चले आए, आप जाए आपने 2 जीव देखे, बोला ये है ये नहीं है, बस नहीं, इसके फर हैं इसके फर नहीं है, फर नहीं है तो 2 बातें होंगी। हर एक चीज को आप ऑब्जर्व करो, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, आप एनालाइज करके चीजों को बताते हो, ऐसे हवा में नहीं चलता है, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा तभी आपको समझ में ये आएगा। इसको इट इज नोन एज की, क्या कहते हैं इसको, की कहते हैं। स्टेटमेंट समझ आया, ठीक, आगे आओ। किसके लिए यूज होता है, याद रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कपलेट। जो हर एक स्टेटमेंट को जो लीड होता है जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, ठीक है। ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज इन द की इज कॉल्ड लीड, हर एक को लीड कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया कैटलॉग, क्या दिया है, कैटलॉग। कैटलॉग है क्या, कैटलॉग में फ्लोरा पढ़ना है, एक सेकंड, कैटलॉग, ये it is small booklet which gives account for the books related to botanical titles and are special values in the taxonomic studies। एक तरह की लिस्ट होती है, सूची होती है, जिसमें जीवों के नाम लिखे, एनिमल्स के नाम लिखे, ऑथर्स के नाम लिखे, और थोड़ा मोड़ा नाम नहीं, फुल नेम ऑफ ऑथर्स एंड देयर पब्लिकेशंस। किस लिए, कैटलॉग्स आर ऑफन नेसेसरी टू नो अबाउट फुल नेम ऑफ ऑथर्स एंड देयर पब्लिकेशंस। कौन सी किताब उन्होंने लिखी है, इसकी पूरी लिस्ट है। तो आपसे कोई पूछे कैटलॉग है क्या, हिंदी में बोलेंगे क्या, एक सूची है, एक लिस्ट है, जो किस लिए यूज होती है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है। छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें वर्टिकल टाइटल्स दिए होते हैं और टेक्सोनोमिक स्टडीज की डिटेल दी होती है, स्पेशल वैल्यूज दी होती है, पूरा नेम होता है ऑथर का और उनके क्या पब्लिकेशन की डिटेल आपको दी जाती है, ठीक। अब आ जाओ, एक दिया आपको क्या, फ्लोरा। आपने पढ़ा फ्लोरा एंड फना, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पौधों की डिटेल को कहते हैं फ्लोरा, और जीवों की डिटेल को, एनिमल्स की डिटेल को कहते हैं फना। तो फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा होगा क्या, किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीशीज की डिटेल। It contains the index name and actual account of habitat and distribution of क्या, प्लांट। किसी एरिया में पाए जाने वाले पर्टिकुलर प्लांट की डिटेल को ही क्या कहते हैं, फ्लोरा। एक दिया आपको मैनुअल्स, ठीक है। मैनुअल मतलब किसी खास जीव की जानकारी को अगर आपको निकालना है, मैं आपको दे दूं कि एक मैनुअल तुमको दे रहा हूँ, इस मैनुअल के हिसाब से जाओ आम खोज के ले आओ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जानकारी आपको यहाँ मिलती है, दैट इज नोन एज मैनुअल। क्या कह रहा है, दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज की डिटेल आपको इसी मैनुअल्स में मिल जाती है, ठीक। आओ, दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, मतलब एक तरह से गाइड बुक है किसी एरिया के लिए। लैब मैनुअल होता है, आपके लैब के प्रोसेस कैसे होंगे इसकी एक गाइड बुक होती है, दैट इज नोन एज मैनुअल्स। बताएगा कि कोई प्रोसेस है आपको कैसे करना है, कैसी चीजें करनी है, क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, तो सारे स्टेप्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मैनुअल्स। किसी भी स्पीशीज में एरिया में पाए जाने वाले पर्टिकुलर स्पीशीज की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, मैनुअल से मिल जाएगी। और नेक्स्ट है आपका मोनोग्राफ। एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में अगर आपको जानना है सिंगल, उसको कहेंगे मोनोग्राफ, और पूरी स्पीशीज के बारे में ज्यादा जानना है तो वो होगा आपका मैनुअल, ठीक है। खास बात होगी पूरा ज्यादा जानना है, गोरखपुर में पाई जाने वाली, लखनऊ में पाई जाने वाली पूरी स्पीशीज संख्या, दैट इज नोन एज मैनुअल। और लास्ट में अगर ये बात कहें कि एक के बारे में बताओ तो उसको क्या कहेंगे, मोनोग्राफ। नाम ही है मोनोग्राफ, ठीक। जीनस सोलम की सभी स्पीशीज की डिटेल स्टडी करना है आपको, तो वो किस में आएगा, वो आएगा मोनोग्राफ में। आप चाहते हो सोलनम के बारे में पूरा डिटेल निकाल लें, जीनस सोलनम की पूरी डिटेल हम निकाल लें, इसकी एक जीनस की एक स्पीशीज की डिटेल स्टडी को ही क्या कहते हैं, मोनोग्राफ। नाम ही है मोनो, मोनो मतलब एक मैंने शॉर्टकट बना दिया है आपके लिए कि आप समझ पाए, किसी को समझाना हो आपको, इन 4 शब्दों से बहुत इजीली आप बता पाए। सबसे पहले क्या है, की का इस्तेमाल किस लिए होता है, पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। नेक्स्ट कैटलॉग क्या है, एक पूरी लिस्ट है जिसमें ऑथर की और चीजों की डिटेल आपको मिल जाती है। किसी एरिया में पर्टिकुलर पाए जाने प्लांट्स की जो डिटेल उसको क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। कोई भी गाइड बुक है किसी एरिया के रिगार्डिंग जो उसमें स्पीशीज पाई जाती है, उसकी जो गाइड बुक है उसको क्या कहते हैं, मैनुअल। और किसी एक की डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है उसको क्या कहते हैं, मोनोग्राफ। की का इस्तेमाल किसके लिए, पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। कैटलॉग का यूज क्या करते हैं, एक पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लोरा क्या है, प्लांट्स। मैनुअल क्या है, एक तरह की गाइड कहते हैं। और लास्ट में है मोनोग्राफ, एक ही स्पीशीज की डिटेल स्टडी। मैनुअल और मोनोग्राफ थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। मैनुअल जो होता है ये आपकी एक तरह की गाइड बुक है, एक पूरी लिस्ट की, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज की पूरी लिस्ट है, और एक की स्टडी को क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। फ्लोरा प्लांट स्पीशीज, कैटलॉग उस एरिया में पाई जाने वाली, कैटलॉग मतलब ऑथर की पूरी एक लिस्ट
ऑथर एंड पब्लिकेशन की पूरी लिस्ट को क्या कहते हैं, कैटलॉग, और की किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। बात समझ में? तो सेकंड लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एनसीईआरटी की पूरी डिटेल को हमने कवर किया। क्यों? क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एनसीईआरटी की डिटेल आपसे मांगी जाती है, उसमें क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ठीक, इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें क्या यूज़ होगा, उसमें यूज़ होगा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें यूज़ हम करेंगे क्वेश्चंस। पहले चैप्टर में जितने अभी तक के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सॉरी नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने हैं उनको एक से जगह कंपाइल करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार सब पूरे जो चैप्टर्स के, जो फर्स्ट चैप्टर का एक वन शॉट भी लाएंगे लास्ट में, ताकि आप एक बार में सारा कुछ कवर कर सकें। पार्ट्स में इसलिए ला रहे हैं कि आपके लिए एक दिन में बर्डन ना हो, आपके लिए ये ना हो कि आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, आपको पढ़ना है, इतना से पढ़ना है, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, घबरा के नहीं करना, बस नहीं। ठीक, चलिए कवर करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ों को कवर करेंगे और एक बार डिटेल पढ़िएगा एनसीईआरटी का, कोई से डाउट होगा तो आप लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं जय राम जी की। थैंक यू।